आइए हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। राजपूतों की उत्पत्ति। आइए हम जानें कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था। परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब इनमें जो प्रमुख वंश थे, आइए उनके बारे में जानें। जैसे सबसे पहले था प्रतिहार वंश, जो उज्जैन में शासक था। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। यहाँ हम प्रतिहारों की एक जो वंशावली दी गई है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिहार वंश का पहला शासक नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद वत्सराज 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक शासन रहा उनका। और फिर नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक। फिर मिहिर भोज 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक। फिर अंतिम सम्राट जो प्रतिहार वंश का रहा महेंद्रपाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। फिर इसके बाद प्रतिहारों के बाद गढ़वाल वंश आया, गढ़वालों का शासन। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। यहाँ गढ़वालों के वंश के बारे में भी दिया गया है। गढ़वाल वंश जैसे चंद्रदेव 1080 ईस्वी से 1085 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद चंद 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक शासन किया। विजय चंद्र 1156 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक शासन किया। जयचंद 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक। ये तो रहा गढ़वाल वंश। अब यहाँ राजपूत कालीन उत्तर भारत 7वीं से 11वीं शताब्दी में ये मैप दिया गया है, कहाँ कहाँ किसका शासन रहा। आप ये देखते हैं कि यहाँ पाल वंश है, चंदेलों का यहाँ शासन रहा, गढ़वालों का शासन यहाँ रहा, प्रतिहारों का रहा और प्रतिहार वंश रहा, परमार वंश रहा। इस यहाँ एक मैप के माध्यम से इसमें जो रंग दिए गए हैं ये इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस मैप में आपको दिखाया भी जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस वंश का शासन रहा। अब आगे हम ये देखते हैं कि चौहान चाहमान वंश अजमेर दिल्ली,
इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। चंदेल वंश, बुंदेलखंड चंदेल वंश की संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। परमार वंश, मालवा, इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक तथा राजा भोज 1017 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया। यहां हम देखते हैं कि चंदेल वंश जो था वह कब से कब तक शासन किया। जैसे यशोवर्मन 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक, धांगदेव 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक और गंगदेव 1002 ईस्वी से 1019 ईस्वी तक। अब आइए हम जो है पाल वंश जो बंगाल में शासक थे उनके बारे में जानें। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आया। पाल वंश के विषय में ये देखते हैं कि सबसे पहला उसका शासक जो था गोपाल था, जो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल 770 ईस्वी से 815 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल जो तीसरा शासक था 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद चौथा जो शासक था नयपाल, उसने 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। फिर अंतिम शासक जो पाल वंश का था वो रामपाल 1077 ईस्वी से लेकर के 1130 ईस्वी तक। इसके बाद आइए हम राजपूत कालीन समाज के विषय में कुछ देखें, पढ़ें, अध्ययन करें। शासन व्यवस्था, इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। सामाजिक व्यवस्था, राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुण गाथाएं भी गाई जाने लगी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जन साधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए गए। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। अब राजपूत कालीन कला के विषय में, राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये इस आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। जैसे आइए चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कर मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग की बलुआ पत्थरों के बने हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर
कुरान का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर एक रथ के आकार का है जिसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे। खजुराहो में भरतनाट्यम नृत्य करती नर्तकी, ये देखिए जैसे एक खजुराहो के मंदिर में एक भरतनाट्यम नृत्य करती। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एवं साहित्य कैसा था। राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं। इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातर्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध नाटक, कल्हण की राजतरंगिणी, ऐतिहासिक ग्रंथ, जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरणतः चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। मंदिर निर्माण, मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियां थी, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता था। शिखर जो होता था, उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था, मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकार समाप्त हो जाता था। उदाहरणतः लिंगराज भुवनेश्वर का मंदिर। दक्षिण भारतीय मंदिर शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाए जाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। आइए कुछ और भी जान लेते हैं। बंगाल का सेन वंश, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। सेन शासन काल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ। इसी काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की। अब इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।